हमारा शक दुरुस्त निकला। वो हेड कांस्टेबल बहुत लंबी गेम खेलने के चक्कर में है। वो यहाँ से सीधा पिछली गली में गया। मैं उसके पीछे पीछे था। मैंने गली के मोड़ से देख लिया कि वहाँ एक पुलिस जीप खड़ी है जिसका रुख दूसरी तरफ है। नीम तारीकी की वजह से मैं अंदाजा नहीं लगा सका कि जीप में पहले से कितने लोग मौजूद हैं। हेड कांस्टेबल कुणाल जीप की ड्राइवर साइड पर जाकर मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैं समझ गया कि वो स्टीयरिंग पर मौजूद किसी शख्स से बात कर रहा है। असलम अली एक सानिये का तवक्कुफ करके एक बार फिर जल्दी जल्दी बोलने लगा। उसने कहा, मैंने सोचा कि उनकी बातें सुनने के लिए मुझे खतरा मोल लेना पड़ेगा, लिहाजा मैं तारीकी का फायदा उठाते हुए झुककर आगे बढ़ा और तेजी से जीप के पीछे जा पहुंचा। मैं वहां छुपकर हेड कांस्टेबल कुणाल और उसके साथी की बातें सुनने की कोशिश कर ही रहा था कि ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स भी जीप से नीचे उतर आया। मैंने अंदाजा लगाया कि वो जीप के अकब की तरफ ही बढ़ रहे हैं। खतरा सर पर देखकर मैं जल्दी से जीप के नीचे घुस गया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो दोनों जीप के पीछे मुझसे बमुश्किल 1.5 गज के फासले पर आकर खड़े हो गए। वो दोनों दबी दबी आवाज में बातें कर रहे थे, मगर तमाम अल्फाज कानों में न पहुंचने के बावजूद मैं उनकी गुफ्तगू का मफहूम बआसानी समझ रहा था। मैंने सुना कि हेड कांस्टेबल कुणाल अपने साथी से कह रहा था, ये नीच टैक्सी वाला सच बोल रहा है, ये वाकई सेठ नीरज की गाड़ी का सौदा करने गया था। असलम अली ने महज लम्हे भर के तवक्कुफ के बाद कहा। उसके बाद जीप ड्राइवर ने पूछा, फिर तो इस टैक्सी ड्राइवर पर कोई केस नहीं बनता। रतन जी ने कहा था कि नीरज सेठ इसकी बात को ठीक कहे तो। इस पर हेड कांस्टेबल कुणाल ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो अश्मित, रतन जी को भूल जाओ। उसने हमारे साथ इसे भेज दिया तो समझो अब ये हमारा माल है, और माल भी बहुत ही मालदार है। अगर हम इसे 3000 रुपए समेत जाने दें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। इस पर अश्मित ने कहा, मगर हमने इससे ये माल छीन लिया तो ये नीरज सेठ के पास जाकर बहुत उधम मचाएगा, बात हमारे सीनियर अफसरों तक पहुंच सकती है। उसकी बात सुनकर हेड कांस्टेबल हंसते हुए बोला, हम इसे वापस जाने देंगे तो उसके बाद ही ये हमारे खिलाफ जबान खोलेगा ना। इस पर अश्मित ने कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। हेड कांस्टेबल कुणाल ने गंभीर लहजे में कहा, यार तुम इतने नासमझ तो नहीं हो, सीधी सी बात है, हम इससे माल छीन कर इसे ठिकाने लगा देंगे और 3000 रुपया आपस में बांट लेंगे। इस पर अश्मित ने कहा, ये तो बहुत खतरनाक है, भेद खुल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नीरज सेठ भी इतनी भारी रकम से हाथ धोने पर बहुत शोर मचाएगा। इस पर कुणाल हंसकर बोला, तुम नीरज सेठ की फिक्र न करो, मैंने उसे इतना डराया धमकाया है कि वो जिंदगी में कभी इस तीरथ दास का नाम नहीं लेगा। वैसे भी इसकी टैक्सी सेठ के कब्जे में है, हम इसे मार के समंदर में फेंक देंगे। भगवान जाने किसने माल छीन कर इसे ठिकाने लगा दिया। इस पर अश्मित ने पुरजोश लहजे में कहा, बिल्कुल ठीक, बहुत दिनों से कोई बड़ा दाव नहीं लगा, चलो इसे मार के हजीरा खाड़ी में कहीं फेंकाते हैं। इतना कहकर असलम अली खामोश हो गया। मैंने इस दौरान में कोई 125 गज का फासला तय कर लिया था, मगर असलम अली बदस्तूर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके चुप होने पर मैंने मुस्तरिब होकर पूछा, फिर क्या हुआ भैया? असलम अली ने शगुफ्ता लहजे में कहा, होना क्या है? वो दोनों जीप में बैठे और तीरथ दास को ठिकाने लगाने के लिए साथ ले गए। मैंने कदरे झुंझलाकर कहा, मगर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कोई आधा मील तो खींच लाए हो। मेरी बात सुनकर असलम अली हंसा, बोला, फिक्र न करो भैया, मेरे होते हुए वो इतनी आसानी से अपने इरादे में कामयाब कैसे हो सकते हैं। फिक्र न करो, मैंने मौके का फायदा उठाकर चाकू से जीप का फ्यूल पाइप काट कर टैंकी से अलग कर दिया था ताकि जीप ज्यादा दूर न जा सके। इतना अरसा टैक्सी चलाने का तजुर्बा आखिर किसी काम तो आएगा। वो देखो सामने खड़ी है। मेरा ख्याल है इन्हें पता चल गया है कि जीप में क्या गड़बड़ हुई है, मगर ये पाइप जोड़ भी लें तो खाली फ्यूल टैंक के साथ जीप कैसे चलाएंगे। मैंने पुरजोश लहजे में उसे दाद दी, कहा, यार तुम कमाल आदमी हो, इतना संगीन मसला चुटकी बजाते में हल कर दिया। लगता है इन दोनों की शामत इन्हें आज यहाँ घेर लाई है। असलम अली ने कहा, और मुझे ये तीरथ दास की माँ की दुआ का असर लगता है, मगर ये तो बताओ कि तीरथ दास की जान छुड़ाने के बाद इन दोनों पुलिस वालों से कैसे निपटना है। मैंने कहा, इन दोनों की खोपड़ी बजाकर जीप में डालेंगे और अपने रास्ते पर चल देंगे। अलबत्ता हमें तीरथ दास से अपनी वाकफियत का इजहार नहीं करना। असलम ने इस बात में सर हिलाया। इस दौरान में हम पुलिस जीप के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। दोनों पुलिस कारिंदों ने बेसारी से हमें देखा। वर्दी से मुझे हेड कांस्टेबल कुणाल को पहचानने में कोई मुश्किल पेश न आई। वो उधेड़ उम्र का बदशक्ल सा आदमी था, जिसके चेहरे पर छाई रौनक शायद पेटी से लटकते होल्स्टर में मौजूद बड़े से रिवॉल्वर का नतीजा थी। उसका मातहत संतरी अश्मित बज़ाहिर निहत्ता नजर आ रहा था। वो मजबूत कसरती जिस्म वाला जवां साल शख्स था और सुरमई रंगत के बावजूद खासा जाजिब नजर दिखाई देता था। मैंने करीब पहुंचकर दोस्ताना लहजे में हाँक लगाई, सब ठीक तो है हवालदार जी? यहाँ अंधेरी सड़क पर किसका इंतजार कर रहे हैं? मेरा जुमला सुनकर हेड कांस्टेबल की भवें चढ़ गईं।
शायद वो नागहानी उलझन की वजह से पहले ही झुंझलाया हुआ था। उसने तुंदखू लहजे में कहा, क्यों, ये क्या तुम्हारे बाप की सड़क है? हम जहाँ जी चाहे खड़े हों, हमारी मर्जी, तुम कौन होते हो पूछने वाले? उसके फिरौनियत आमेज लहजे ने मुझे गुस्सा तो दिलाया ही था, साथ ही मामले को अपनी मर्जी के रुख पर आगे बढ़ाने की राह भी सुझा दी। मैंने भी जवाब में सख्त बिगड़े हुए लहजे में कहा, मिस्टर हेड कांस्टेबल, तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें शरीफ शहरियों से बात करने का तरीका नहीं सिखाया। जबान संभाल कर बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी तरफ से तुर्की बतुर्की जवाब ने उसे मजीद भड़का दिया। उसने खूंखार नजरों से मुझे घूरते हुए आग बरसाते लहजे में कहा, अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना ऐसी तमीज दिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। ये सुनते ही मैं बिजली की तरह उस पर झपटा और एक जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर दे मारा। मेरा हमला इतना अचानक और गैर मुतवक्के था कि उसे अपने बचाव का मौका ही न मिल सका। ऊपर से ज़रब भी खासी कारी थी। वो चकरा कर पीछे की तरफ हटा। एन उसी वक्त असलम अली ने भी संतरी पर धावा बोल दिया। उसने उछलकर अशमित की छाती पर लात मारी। ज़रब लगते ही संतरी के हलक से दर्द भरी कर्रा खारिज हुई और वो पुश्त के बल गिर पड़ा। मेरे पास असलम अली की कारगुजारी देखने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि कुनाल ज़रब के सदमे से संभल रहा था। मैं दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो देखा कि उसने बाएं हाथ से अपना जबड़ा दबा रखा था और दाएं हाथ से अपने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद होल्स्टर का बटन बंद होने की वजह से रुकावट हो रही थी, मगर मेरे जहन ने तखमीना लगाया कि रिवॉल्वर निकालने के बाद भी उसे गोली चलाने के लिए घोड़ा पीछे खींचना होगा। गोया मेरे पास चंद सानियों की मोहलत मौजूद है। मैंने पूरी कुव्वत यकजा करके हवा में जस्त लगाई और अपने दाएं पांव की एड़ी से उसकी छाती के वस्त में ज़रब लगाई। मेरा वार अपने हदफ पर लगा। कुनाल ज़िबा होते बकरे की तरह टकराया और झटका खाकर पीछे की तरफ ढेर हो गया। मैं पैरों के बल सड़क पर गिरा, मगर अपनी झोंक में सामने की तरफ ढेर हो गया। मेरे दाएं घुटने पर चोट लगी थी, लेकिन उस वक्त दर्द पर ध्यान देने की कहाँ गुंजाइश थी। मैं जल्दी से उठा और दाएं पहलू के बल सड़क पर पड़े कुनाल की तरफ लपका। उसने दोनों हाथों से सीना दबा रखा था और बार बार झटके से मुंह खोलकर गहरी गहरी सांसें लेने की कोशिश कर रहा था। ऐसी हर कोशिश के साथ उसके पांव भी नीम दायरे की शक्ल में गर्दिश कर रहे थे। उसका मस्ख चेहरा बता रहा था कि ज़रब कुछ ज्यादा ही कारी लगी है। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसके होल्स्टर का बटन खोला और रिवॉल्वर अपने कब्जे में कर लिया, मगर अपनी आदत के मुताबिक मैंने रिवॉल्वर की चरखी का जायजा लिया तो मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने एक ठंडी सांस ली और असलम अली और अशमित की तरफ मुतवज्जे हुआ। ये देखकर मेरा दिल धक से रह गया कि अशमित ने असलम अली को बुरी तरह जकड़ कर बेबस कर रखा था। वो असलम अली की पुश्त की जानिब था और उसने अपने दोनों बाजू मजबूती से अपने शिकार की गर्दन के गिर्द हमायल कर रखे थे। अशमित की गिरफ्त इतनी मजबूत दिखाई दे रही थी कि असलम अली को यकीनन सांस लेने में मुश्किल हो रही होगी। असलम अली की फटी फटी सी आंखें देखकर साफ लग रहा था कि अशमित ने अपने बाजुओं का शिकंजा मजीद तंग किया तो उसका दम घुट जाएगा। शायद इसीलिए असलम अली ने जोर आजमाई तर्क करके अपने हाथ नीचे लटका रखे थे। मैंने देखा कि अशमित खूंखार नजरों से मुझे घूर रहा है। मैंने रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ करके गरजदार आवाज में कहा, छोड़ दो इसे वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। मेरी धमकी सुनकर खौफजदा होने की बजाय वो तंजिया हंसी हंसा और फिर पुरएतमाद लहजे में बोला, हिम्मत है तो गोली चला दो, देखें तो सही तुम्हारा निशाना कितना पक्का है, मगर ये सोच लेना कि निशाना चूका तो तुम्हारा साथी मारा जाएगा और इसे गोली न भी लगी तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। मैंने सर्द लहजे में कहा, ये मरे या जिए तेरी मौत तो यकीनी है, जीना चाहते हो तो इसे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। एन उसी वक्त असलम अली ने हाथ उठाकर कुनाल की तरफ इशारा करके खौफजदा से लहजे में कहा, उसे देखो हवालदार को, मेरे ख्याल से मर गया है वो। मैं बेइख्तियार पलट कर देखना चाहता था, मगर तभी असलम अली ने आंख दबाकर मुझे इशारा किया। उसकी मंशा भांप कर मैंने मुड़कर तो नहीं देखा, अलबत्ता अशमित बेइख्तियार गर्दन घुमाकर कुनाल की तरफ देखने पर मजबूर हो गया। असलम अली ने गालिबन यही मौका हासिल करने के लिए उसकी तवज्जो बटाई थी। उसने तेजी से हाथ उठाकर अशमित के दाएं बाजू को मजबूती से जकड़कर पूरी कुव्वत से आगे की तरफ खींचा और फिर जोरदार झटके से सामने की तरफ झुक गया। अशमित ने चौंक कर संभलने की कोशिश की, मगर उसे देर हो चुकी थी। असलम ने उसे दाएं कांधे पर लादा और अनाज की बोरी की तरह सड़क पर पटक दिया। अशमित की कमर का निचला हिस्सा बहुत जोर से सड़क से टकराया और उसके हलक से जोरदार चिंगाड़ निकली, मगर मैंने उसे मजीद चीखने चिल्लाने की मोहलत न दी। मैं कुनाल की भारी भरकम रिवॉल्वर की नाल दाएं हाथ की मुट्ठी में जकड़ते हुए बरकरफ्तारी से झपटा और अशमित की कनपटी पर जोरदार ज़रब लगाई। मुझे लगा कि मैंने हड्डी टूटने की आवाज सुनी है। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। उसकी चीख हलक में ही घुट गई और वो धड़ से ढेर हो गया। मुझे उसके गुजर जाने की तस्दीक करने की जरूरत नहीं थी, अलबत्ता कुनाल का मामला यकीनी नहीं था।
लिहाजा मैं अशमित को उसके हाल पर छोड़कर कुणाल की तरफ बढ़ा। मुझे दूर ही से अंदाजा हो गया कि असलम अली ने कुणाल के बारे में जो कुछ कहा था वो महज अशमित को गच्चा देने की कोशिश नहीं थी। कुणाल वाकई मर चुका था। ये अलग बात है कि उसे अशमित के मुकाबले में ज्यादा अजियतनाक मौत से दो चार होना पड़ा। शायद उसकी एक दो पसलियां टूट कर दिल में बेवस्त हो गई थी। इस असना में असलम अली भी मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे थे। ये भी गया। तभी अचानक मुझे एक ख्याल आया, यार वो तीरथ किस हाल में है? इतनी मारपीट हुई, उसने आकर देखने की जहमत न की। असलम अली भी चौंका, बोला, हाँ भैया, यूं लग रहा है वो जीप में अंटा गफील पड़ा है, जल्दी से उसका पता करें और फिर निकलें यहाँ से। मैंने इस बात में सर हिलाया और जीप की तरफ बढ़ा। मुझे उसकी नशिस्तों पर कहीं तीरथ दिखाई न दिया। तब असलम अली ने मुझे मुखातिब करके तशवीश भरे लहजे में पूछा, इधर देखो भैया। मैंने चौंक कर उस तरफ देखा जिधर असलम अली ने इशारा किया था। मैंने देखा कि जीप के पिछले हिस्से में नशिस्तों के दरमियान तीरथ फर्श पर सवालिया निशान की शक्ल में पड़ा था। उसके दोनों हाथ हथकड़ियों में जकड़े हुए थे और हथकड़ी का दूसरा सिरा नशिस्तों के निचले फौलादी पायों के साथ मुकफ्फल था। वो मुझे पहली नजर में बिल्कुल बेहिस्सो हरकत दिखाई दिया। इससे पहले कि मैं अपने इस संगीन खदशे की तस्दीक करता, असलम अली तेजी से जीप में दाखिल हुआ और अगली नशिस्तें फांद कर पिछले हिस्से में पहुंच गया। उसने तीरथ की कलाई पकड़कर नब्ज महसूस की और फिर इत्मीनान से सर को ऊपर नीचे जुम्बिश दी। बोला, सिर्फ बेहोश है। इन्होंने शायद इसकी गुद्दी पर ज़रब लगाई है। सिर्फ पानी के दो चार छपके मारने से होश में आ जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। तभी मुझे एक ख्याल आया। मैंने कहा, यार मेरा ख्याल है इन दोनों बदमाशों ने इससे नकदी लूट कर अपने कब्जे में कर ली है और अब इसे सीधे उस खाड़ी में फेंकने जा रहे थे। तीरथ को होश में लाने से पहले तुम इसकी तलाशी लो। असलम अली ने इस बात में सर हिलाया और उसकी जेबें टटोलने लगा और फिर नफी में सर हिला दिया। बोला, इसके पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैंने कहा, लगता है मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। ये कहकर मैं तेजी से कुणाल की लाश की तरफ बढ़ा। उसकी जेबों की तलाशी लेने के लिए मुझे उसे चित लिटाना पड़ा। उसकी वर्दी की शर्ट की जेबों से तो 20-22 रुपए ही हाथ लगे थे। अलबत्ता पतलून की दाईं जेब में हाथ डालते ही नोटों की मोटी सी गड्डी का लम्स महसूस हुआ। मुझे गिनने की जरूरत नहीं थी। ये वही नोट थे जो मैंने तीरथ के हवाले किए थे। शायद उसने अपने पास मौजूद रकम भी उसमें शामिल कर ली थी और बिलाखिर कानून के मुहाफिजों ने माले गनीमत समझकर सब हथिया लिया और उसकी खातिर एक बेगुनाह इंसान की जान लेने पर तुल गए। वो दोनों लानती किरदार हकीकतन जहन्नम रसीद होने के हकदार थे। मैंने कुणाल की पतलून की दूसरी जेब भी टटोली, मगर मुझे हथकड़ी की कुंजी न मिली। मजबूरन मुझे संतरी अशमित की जेबों की भी तलाशी लेना पड़ी। मुझे वहां से न सिर्फ हथकड़ी की कुंजी बल्कि 125 रुपए के करीब नकदी और अफ्यून की एक डिबिया भी मिली। मैंने तमाम रकम इकट्ठी कर ली और जीप के पास पहुंचकर असलम अली के हवाले करते हुए कहा, ये सब तीरथ की जेब में डाल दो और उसे होश में लाने के लिए पानी का बंदोबस्त करो कहीं से। असलम अली ने तीरथ की अमानत उसकी बगली जेब में मुंतकिल करते हुए कहा, ये अभी कराहते हुए कुछ बड़बड़ाया है। मेरा ख्याल है ये बस कुछ ही देर में खुद ब खुद होश में आ जाएगा। इसे पानी का झपका मारकर होशो हवास बहाल करना वैसे भी हमारे लिए मुनासिब नहीं। ये हमारी शक्लें न देखे तो इसके और हमारे हक में ज्यादा बेहतर है। मैंने कहा, अगर तुम यही बेहतर समझते हो तो ठीक है, मगर उन दोनों उचक्कों का क्या करें? वो तो हमारी खुशकिस्मती है कि जीप एक ऐसी वीरान सी जगह खड़ी है, वरना हम लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाते। असलम ने मेरे हाथ से कुंजी लेकर तीरथ की हथकड़ी खोलते हुए कहा, करना क्या है? इसे जीप से बाहर निकालकर एक तरफ लिटा देते हैं और इन दोनों को यहाँ लाकर पटक देते हैं। मैंने कहा, मेरा ख्याल है यही मुनासिब है। असलम अली ने जीप का अकबी दरवाजा खोल दिया और हम दोनों ने मिलकर तीरथ को उठा लिया। असलम ने ठीक कहा था, तीरथ वाकई होश में आ रहा था। वो 1-2 बार कर रहा और जोर लगाकर हमसे हाथ पांव छुड़ाने की कोशिश भी की। हम उसे डंडा डोली करके 30-40 गज दूर दरख्तों के एक तारीक झुंड में ले गए और नम आलूद घास पर उसे लिटा दिया। हम दोबारा तेजी से जीप की तरफ लौटे और पहले कुणाल और फिर अशमित को जीप के अकबी हिस्से में आहनी फर्श पर पटक कर पिछला दरवाजा बंद कर दिया। मैंने ये कठिन और नाजुक मरहला तय होने पर इत्मीनान का सांस लिया और असलम अली से कहा, अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की करो। असलम अली मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही चल पड़ा था। हम दोनों तेज रफ्तारी में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हमारी नजरें किसी टैक्सी रिक्शे की तलाश में चकरा रही थीं। मैंने मुस्तरिब लहजे में कहा, अजीब मनहूस इलाका है यार। मेरा ख्याल है वो खबीस रतन तो कभी का रेस्टोरेंट पहुंच चुका होगा। असलम अली ने बेनियाजी से कहा, इस जगह के करीब से रक्षा टैक्सी में सवार होना वैसे ही मुनासिब नहीं। फिर अव्वल तो मेरे अंदाजे के मुताबिक वहाँ रतन आया ही नहीं होगा, और अगर पहुंच भी गया है तो इंतजार का मजा चखने दो उसे। अब हमें वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है।
मैंने चौंक कर पूछा, तुम्हारा मतलब नहीं समझा? असलम ने चौराहे पर पहुंचकर दाएं तरफ मुड़ते हुए कहा, सीधी सी बात है भाई, रतन ने जो हरकत की है उसके बाद फिलहाल उससे मिलने का कोई फायदा नहीं। हमें कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि वो खुद हमसे मिलने के लिए बेताब हो जाए, और जब हम उससे मिलें तो वो हमारा बड़े से बड़ा मुतालिबा तस्लीम करने के लिए पहले ही जहनी तौर पर तैयार हो। मैंने असलम अली की उन बातों पर गौर किया तो मुझे मानना पड़ा कि वो ठीक कह रहा है। अभी तो हमने उससे सिर्फ रकम का मुतालिबा किया था, वो उसे मानने को भी तैयार नहीं है, उल्टा दाव पेच खेल रहा है। उसे मामले की संगीनी का एहसास दिलाने के लिए एक तगड़ा सा झटका देना पड़ेगा। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो यार, ये बंदा टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इससे अच्छी तरह निपटने के लिए थोड़ा मजीद दिमाग लड़ाना पड़ेगा। इस दौरान में हम एक निस्बतन बारौनक सड़क पर पहुंच चुके थे। असलम अली ने एक रक्षा रोका और मेरे होटल चलने को कहा। रास्ते में हम दोनों के दरमियान ज्यादा बातें न हुई। इस दौरान में मेरा जहन मुसलसल रतन को ऐसा जोरदार आसाबी झटका देने की तरकीब सोचने में मगन था जो उसकी कुव्वत मज़ाहमत के परखचे उड़ाते। रफ्ता रफ्ता मेरे जहन में एक खाका बनने लगा। हम कुछ ही देर में अनामिका होटल पहुंचने वाले थे, लिहाजा मैंने इस मंसूबे को असलम अली के साथ मिलकर हतमी शक्ल देने का फैसला किया। असलम अली भी शायद इसी मामले पर सोच विचार में गुम था। हम होटल के कमरे में पहुंचे तो मैंने दरवाजे की कुंडी चढ़ाते ही पूछा, कुछ समझ में आया भाई कि अब इस रतन से कैसे निपटना है? उसने संजीदा लहजे में कहा, मेरा ख्याल है इस हवाले से आधा काम तो हम अभी कराए हैं। मैं उसका मतलब कुछ समझ गया था, फिर भी मैंने उसे बात मुकम्मल करने का मौका देने का फैसला किया। उसने कहा, मेरा ख्याल है हमें कल सुबह तक कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों पुलिस वालों की इस बेदर्दी से हलाकत से रतन वैसे ही बुरी तरह दहल जाएगा और उसे पूरी तरह समझ आ जाएगी कि उसका कितने खतरनाक लोगों से पाला पड़ा है। हो सकता है वो हमसे मिलने के लिए दीपा रेस्टोरेंट पहुंचा हो। मुझे यकीन है वहां हमारा बेसूद इंतजार करने के बाद जब वो अपने घर पहुंचेगा तो ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 घंटे के अंदर उसे इत्तला मिल जाएगी कि कुणाल और अशमित किस हौलनाक अंदाज में जहन्नम रसीद किए जा चुके हैं। उस जैसे खुर्रान शख्स के लिए उनकी हलाकत का तीरथ की गिरफ्तारी से ताल्लुक तलाश करना भी कतन मुश्किल न होगा। मुझे दिल ही दिल में तस्लीम करना पड़ा कि उसका तज्जिया कायल करने की ताकत रखता है। मैंने उन दोनों की हलाकत के असरात पर पहले ध्यान न दिया था। मैंने कहा, तुम्हारा तखमीना बिल्कुल ठीक लग रहा है भाई, ये खबर सुनकर वाकई उसकी रूह खुश्क हो जाएगी, मगर हमें उससे आगे का भी सोचना है। मेरा ख्याल है हमें उससे जल्द से जल्द राब्ता करके जता देना चाहिए कि उन दोनों पुलिस वालों की मौत उसकी तरफ से हम पर हाथ डालने की जुर्रत का नतीजा है और अब उसे अपनी हरकत का खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। असलम अली ने मेरी तायद में सर हिलाया और फिर बोला, मगर उससे राब्ता करने के लिए भी तो हमें सुबह तक इंतजाम करना पड़ेगा। अब तो कल उसके दफ्तर के टेलीफोन नंबर पर ही उससे बात हो सकेगी। मैंने जल्दी से कहा, मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं, मेरे पास उसके घर का टेलीफोन नंबर भी है। असलम ने पुरजोश लहजे में कहा, बहुत खूब, मगर उसके बावजूद हमें निकलने का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। मेरा ख्याल है तार घर तो कभी का बंद हो चुका होगा और हम होटल के टेलीफोन ऑपरेटर से उसके घर का नंबर मिलवाने का खतरा मोल नहीं ले सकते। मैंने कदरे मायूस लहजे में कहा, तुम ठीक कह रहे हो भैया, बराह रास्त फोन करने की सहूलत से महरूमी हमें बार बार तंग कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें जल्द से जल्द किसी ऐसे होटल में मुंतकिल हो जाना चाहिए जो बराह रास्त टेलीफोन कॉल की सहूलत मुहैया कर सके। असलम ने एक बार फिर तायद में सर हिलाया, फिर बोला, अगर तुम कहो तो मैं अभी कोई ऐसा होटल ढूंढने की कोशिश करूं। मैंने कहा, यार ये इतना आसान नहीं होगा, मेरा ख्याल है इस शहर में ऐसे चंद एक होटल ही होंगे। असलम ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मगर कोशिश करने में कोई हर्ज तो नहीं है। हो सकता है हमें आसपास ही कोई ऐसा होटल मिल जाए और हम अभी वहां मुंतकिल हो जाएं। मैंने कहा, वो तो ठीक है, मगर तुम ऐसा होटल तलाश कैसे करोगे? उसने कुछ सोचते हुए कहा, मेरा ख्याल है 2-4 होटलों के धक्के खाने पड़ेंगे। फिर उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और हैजान आमेज लहजे में कहा, ये तो कोई मसला ही नहीं है यार, हम खामखा इतने परेशान हो रहे हैं। मैंने हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखा जहां अब फातिहाना मुस्कुराहट खेल रही थी। इससे पहले कि मैं वजाहत मांगता उसने कहा, जल्दी से उठो भाई, उस होटल में मुंतकिल हो जाते हैं जहां ये सहूलत यकीनी तौर पर दस्तयाब है। उसकी बात सुनकर मैं पहले तो उलझन का शिकार हुआ, फिर मेरे जहन में छनाका सा हुआ। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, बहुत खूब असलम भैया, तुमने तो वाकई इस पेचीदा मसले का बहुत आसान और सीधा हल ढूंढ निकाला, मगर क्या हम अपने अपने होटल के कमरे छोड़ दें? असलम ने नफी में सर हिलाया, बोला, इसकी क्या जरूरत है? हम जिस तरह के हालात से गुजर रहे हैं, हमारे पास जितने ज्यादा ठिकाने हों बेहतर है। मैंने कहा, ये तो खैर तुम ठीक कह रहे हो, तो फिर उठो चलते हैं। हम दोनों सूटकेस समेत इस्तकबालिया पर पहुंचे।
मैंने वहां तैनात जिम्मेदार एहलकार को कहा कि मैं 1-2 दिन के लिए अहमदाबाद जा रहा हूँ। मेरी वापसी तक ये कमरा मेरी ही तहवील में रहेगा। उसने हिसाब किताब देखा और बताया कि उनके पास अभी 3 दिन का पेशगी किराया मौजूद है। इस पर मैंने 50 रुपया मजीद हिसाब में जमा करवा दिया और हम होटल की इमारत के अहाते से बाहर निकल आए। हमने रेलवे स्टेशन के लिए एक टैक्सी हासिल की जिसने कुछ देर में हमें मंजिल पर उतार दिया। उसका हिसाब करके हमने उसके रुखसत होने का इंतजार किया और फिर एक दूसरी टैक्सी रोक ली। पक्की उम्र के टैक्सी ड्राइवर ने सूटकेस डिग्गी में रखा। असलम अली ने आगे वाली नशिस्त संभाल ली जबकि मैं पिछली नशिस्त पर बैठ गया। तभी असलम अली ने ठेठ गुजराती में कहा, हमें ब्लू डायमंड होटल ले चलो बापू, पता है ना कहाँ है वो। टैक्सी ड्राइवर ने पहला गियर लगाकर गाड़ी आगे बढ़ाते हुए इस बात में गर्दन हिला दी। बोला, 25वां साल है सूरत की खाक छानते हुए, हाथ की लकीरों की तरह जानता हूँ हर गली कूचे को। असलम अली ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मुझे उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझने में जरा भी मुश्किल पेश न आई। खुद मेरा जहन भी फौरन उसी तरफ गया था। मुझे बार बार इस तरह के ड्राइवर टकराते रहते हैं। बातूनी होना शायद टैक्सी रिक्शे वालों की आलमगीर आदत है। खुद असलम भी बोलने पर आता है तो जबान को ब्रेक लगाना भूल जाता है। बहरहाल असलम अली ने अपने भाई बंद की दिलजुई की खातिर उसकी पेशावराना चाबकदस्ती की तारीफ की। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। दादो सताइश मिलने पर टैक्सी वाले का मिजाज खुशगवार हो गया। रही सही कसर उस वक्त पूरी हो गई जब मैंने बाद में उसे 10 रुपए में से बकाया रखने को कह दिया।